हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। और आज की क्लास में हमें शुरू करना है कन्वेक्शन से। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, जहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता, पार्टिकल अपना हीट ट्रांसफर करता है। एक पार्टिकल ने अपना हीट दिया दूसरे को, दूसरे ने दिया तीसरे को, तीसरे ने दिया चौथे को, और इस तरीके से हीट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड कहते हैं। नाउ वी विल read about the convection method. क्या होता है convection method and how it is different from the other one. Okay, so to understand why smoke rises, let us perform an activity. तो जो smoke है वो ऊपर की तरफ ही क्यों उड़ता है, इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं through an activity. So take two identical paper cup. हमको दो पेपर कप लेना है. Hang them using thread of equal length and an inverted portion on the two ends of the wooden stick as shown in this figure. तो आप क्या करोगे, वुडन स्टिक से विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड आप इस दोनों पेपर कप को अपसाइड डाउन करके लगा दोगे. ठीक है, देन उसके बाद हमको क्या करना होगा, इतना करने के बाद नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द कप सो दैट द स्टिक इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हमको उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है सो दैट वो बिल्कुल कैसा रह जाए, हॉरिजॉन्टल रह जाए. सो प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द कप. अब एक क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बर्निंग कैंडल लगा दिया. ठीक है, हमने यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल लगा दिया तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से जो गैस निकलेगी, ठीक है, इसमें से जो गैस निकलेगी वो अब इधर ही जाएगी. ठीक है, वो सीधी सीधी जाएगी. अब गैस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो वो इस कप को पुश करेगी. तो जब ये इस कप को पुश करेगी तो यहां से क्या हो जाएगा, नीचे से ये डाउनवर्ड्स चला जाएगा. ठीक है, डाउन हो जाएगा. सो प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द कप. तो कप मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. Record your observation in table 7.3 and think of the probable reason. तो क्या रीजन हो सकता है, देखो कैंडल बर्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा एंड क्योंकि ये बर्निंग की वजह से हो रहा है तो जो भी गैस प्रोड्यूस होगा इट्स टेम्परेचर इज क्वाइट हाई. तो जब उसका टेम्परेचर हाई होगा तो वो कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा. एंड वी नो दैट कि एयर के पास भी उसका मास होता है ना, एयर के पास भी क्या होता है, उसका मास होता है. तो वो उसको क्या करेगा, पुश करेगा. तो जब एयर इधर से पुश करेगा तो वो दूसरी साइड से क्या हो जाएगा, नीचे की साइड डाउन हो जाएगा. क्या इतनी बातें क्लियर हैं? राइट, नाउ टेबल 7.3 रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस एंड प्रोबेबल रीजन. सो ऑब्जर्वेशन अबाउट द कप एंड द प्रोबेबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन. तो कप क्या हो जाएगा, कप का ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा. ठीक है, when we put candle down the cup, when we put candle down the cup, the candle will the cup will move in upward direction, इन अपवर्ड डायरेक्शन. कप जो है वो कहां पे मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो कप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी. नाउ द प्रोबेबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन इज द गैस हैव मास, सो व्हेन इट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन it hit the cup. अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो वो क्या करेगी, वो कप को जाके हिट कर देगी. It hit the cup and cup will move in upward direction. और कप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगी एंड जो दूसरा वाला कप है फिर वो
टिल्टेड होके नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सबने तराजू देखा है ना, तो तराजू में क्या होता है कि जिस साइड वेट जाता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, और दूसरी साइड वाला क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे तो ये चाह ही रहा है ना कि ऊपर चला जाए, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक। नाउ you observe that the cup under which the candle was placed rise up. Why it is so? तो ऐसा क्यों है? The air around the candle flame heat up. As the air in the cup warm up, it expand and occupy more space. As a result, it become lighter and rises up. So क्या होता है कि जो गर्म हवा है, ठीक है, गर्म चीज वो क्या हो जा रही है, वो एक्सपेंड हो जा रही है, तो उनको ज्यादा एयर चाहिए, एक्सपेंड हो जाएंगी, दूर तक फैल जाएंगी, तो वो लाइट वेट हो जाएंगी, लाइट वेट हो जाएंगी तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेंगी, ठीक है, हल्की चीज है ना तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, भारी होगी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। So you can experience the expansion of air on a heating it by placing a partially inflated balloon in the sun, and after the air in the balloon get heated, it expand and the balloon become larger, ठीक। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एयर फिल किया है बलून में, और इसको हम धूप में रख देंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर का जो एयर है ड्यू टू हीट ये धीरे 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 क्या करना शुरू हो जाएगा, ये धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्या करना शुरू कर देगा, ये धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, और जो बलून का साइज है वो अब ज्यादा हो जाएगा और लाइट वेट हो जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ उड़ भी जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ you must have observed that when an incense stick यानी कि अगरबत्ती is burned, smoke rises up. Smoke is a mixture of hot gases and the tiny solid particles that are released when something burn. As it is warmer than the surrounding air, it rises up. तो जितनी भी गर्म चीजें हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी एज दे आर लाइट वेट, है ना, एंड उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा, वो हमेशा अपर डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट शो करेगा, हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे बैठा नहीं रहेगा। ओके, सो let us find out how heat transfer take place in a liquid by performing the following activity. तो हीट ट्रांसफर, अब देखो गैसेस का हमने देख लिया, अब यही हीट ट्रांसफर लिक्विड में किस तरीके से होगा, वी विल चेक दैट। So how does heat transfer takes place in liquid? Do liquid also rise up when heated like air? तो देखो वो गैसियस फॉर्म में बन के तो उड़ ही जाता है ना। अगर हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो दैट लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द वेपर एंड वेपर विल वेपराइज, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो एनवायरमेंट में हमारे मिक्स हो जाएगा। सो लेट अस फाइंड आउट, चलो अब इसके बारे में जरा थोड़ा सा जान लेते हैं। So this activity should be carried out under the supervision of a teacher or an adult. तो हमेशा आपको एक्टिविटी किसी टीचर या फिर किसी अडल्ट के सुपरविजन में ही करना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना कि भाई हम तो बड़े हो गए हैं, नहीं, यू आर इन स्टिल क्लास 7th एंड क्लास 7th अभी छोटी क्लास है, ठीक है। तो आपको हमेशा कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो मेक श्योर कि टीचर्स वगैरह हो, कोई ऐसा एडल्ट हो जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, ठीक। सो क्या करना है यहाँ पे, हमें टेक अ 500 ml बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर एज शोन इन दिस फिगर। तो आपको 500 ml बीकर लेना है, उसको आधा भर देना है। विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रो प्लेस अ ग्रेन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एट द सेंटर ऑफ द बीकर्स बेस। तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉ की हेल्प से पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि एक हमारे पास केमिकल है जिसका फॉर्मूला होता है KMNO4, ठीक है, हमारे पास एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला होता है KMNO4 पोटाशियम परमैंगनेट को आप क्या करेंगे बच्चे, पोटाशियम परमैंगनेट को आपको पानी के अंदर रख देना है, ठीक है, ग्लास बीकर के बेस में रख देना है। नाउ प्लेस अ कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर, और जहां पे आपने पोटाशियम परमैंगनेट रखा है ना उसी के नीचे आपको कैंडल रख देना है, लाइक दिस, दिख रहा है आपको पिक्चर में, ठीक है, दिख रहा है। कैंडल से हम इसको बर्न कर सकते हैं, बंसन बर्नर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो अब क्या होगा, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक इन द वाटर। अब देखो वाटर इज अ कलरलेस, तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे वी कांट फाइंड आउट इजीली, तो इसमें हमने क्या कर दिया, पोटाशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया,
ठीक है, जो कि कैसा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, तो उस कलर की वजह से अब हम चीजों को पहचान पाएंगे। सो ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर स्ट्रीक इन द वाटर, तो जो कलर स्ट्रीक बनेगा उसकी मूवमेंट को हमको देखना है। एज यू अप्लाई हीट द स्ट्रीक ऑफ द कलर स्टार्ट मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड। तो आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे उसको हीट मिल रहा है ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा एंड देन वापस वो नीचे आ जाएगा। व्हाई डज स्ट्रीक ऑफ द कलर्ड वाटर गो अप इन द मिडल एंड कम डाउन फ्रॉम द साइड? क्योंकि देखो सेंटर से या इसको हीट मिल रहा है, ठीक है, कहां से इसको हीट मिल रहा है, सेंटर से इसको हीट मिल रहा है, लेकिन साइड साइड पे अभी उतना हीट नहीं है, ठीक है, तो उसकी कंपैरिजन में वो कोल्ड एरिया हो गया, तो कोल्ड रीजन में जाते ही वो नीचे की साइड आ जाएगा और जहां पे हॉट रीजन होगा वहां से वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। सो द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर गेट हीटेड अप एंड बिकम हॉट। तो सेंटर से तो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया क्योंकि वहीं पे कैंडल है, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, बिकम लाइटर एंड राइज, एक्सपेंड हो गया, लाइट हो गया, तो वो उड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, तब वो वहां से स्केप करने की कोशिश करेगा। एंड द वाटर ऑन द साइड ऑफ द बीकर इज कंपैरेटिवली कूलर एंड हेवियर एंड कम डाउन टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग वाटर। लेकिन अगर हम साइड साइड के बारे में बात करें तो वो उतना ज्यादा हीटेड नहीं है, तो जैसे ही सेंटर वाला पार्टिकल ऊपर जाता है उसको साइड साइड में लेस हीट दिखता है, तो वो वापस से क्या हो जाता है, साइड से, उसी सेंटर से नहीं, साइड से वो नीचे की तरफ आके बैठ जाता है। क्योंकि तब जब एरिया कूलर होता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब एरिया हॉटर होता है तो वहां पे एक्सपेंशन होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, हैवी वेट हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ओके, सो then this water get heated and turn also rise. This cycle continue until the entire volume of water get heated. ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक पूरा का पूरा, ठीक है, जब तक पूरा का पूरा जो पानी है वो हीट नहीं हो जाता है। क्लियर? जब तक पूरा का पूरा जो पानी है वो हीट नहीं हो जाता है थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन दैट वी सी particles. This process of heat transfer is known as convection. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। It is because of the convection that we see the movement of colored streak inside the beaker. तो इस कन्वेक्शन की वजह से जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया ना KMnO4 विद वाटर और उसको हमने कैंडल से हीट किया, तो वहां पे जो हमको स्ट्रीक दिख रही थी कि वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फिर टेम्परेचर कम होने से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं इसको हम, कन्वेक्शन बोलते हैं। सो thus we can conclude that water like air get heated up by the process of the convection. तो वाटर जो है वो कौन से प्रोसेस से हीट होता है, तो वाटर जो है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट होता है। कौन से प्रोसेस से हीट होता है, वो कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट होता है। Here heat transfer takes place by the actual movement of the particles of the liquid and gases from one place to another. यानी कि जो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड में होगा एंड देन वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द अनदर स्टेट्स ऑफ द वाटर। नाउ लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो पालदेन शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ बीच इन केरला। तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो पालदेन है वो कहाँ पे गया था, केरला में गया था। नाउ ही इज शेयरिंग सम अनदर स्टोरी, ठीक है, कि वो उसने क्या एक्सपीरियंस किया जब वो केरला के बीच में गया था ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, एंड सेज during the day the sand of the soil near the beach is hotter than the water in the sea, however at the night the sand of the soil is colder than the water. ठीक है, तो ये पालदेन ने कहा कि जब मैं केरला के बीच पे गया था तो मैंने वहां पे देखा कि जो रेत थी बीच की, है ना, तो दिन के टाइम पे तो वो इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी जितना गर्म पानी भी नहीं था, और शाम होते होते उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा हो गया, मतलब जो वहां पे सॉइल था वो बहुत ज्यादा कूल हो गया, कूलर देन दी वाटर। सो फिर क्या हुआ, पेमा ने क्या रिप्लाई किया, यस द डिफरेंट ऑब्जेक्ट गेट हीटेड एंड द कूल्ड डिफरेंटली। अलग अलग ऑब्जेक्ट का हीटिंग पावर जो है वो अलग अलग होता है। जैसे पेपर को अगर हम हीट करेंगे तो वो तुरंत ही बर्न हो जाएगा, वहीं अगर हम आयरन को हीट करेंगे तो इट विल टेक टाइम,
और उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उसको ऐसा पिघलाने के लिए, पूरे तरीके से उसको बर्न करने के लिए. सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट वी कैन से टेम्परेचर. ठीक है, उनके पास अलग अलग अपना टेम्परेचर होता है. नाउ लेट अस चेक हाउ लैंड एंड वाटर गेट हीटेड एंड कूल्ड बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी. तो एक एक्टिविटी की हेल्प से हम यहाँ पे ये जानेंगे कि किस तरीके से लैंड एंड जो वाटर है, ठीक, वो कूल हो रहा है. नाउ एक्टिविटी 7.4 लेट अस इन्वेस्टिगेट. ओके, सो यहाँ पे क्या, सैंड, थर्मामीटर, सॉइल एंड वाटर. ठीक, सो दिस एक्टिविटी शुड बी कैरीड आउट इन अ क्लियर सनी डे. ये जो एक्टिविटी है हमको बिल्कुल एक क्लियर सनी डे में करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ अगेन योर टीचर और एन अडल्ट. ठीक है, सो टेक 2 आइडेंटिकल बोल एज शोन इन दिस फिगर. आपको 2 बोल लेने हैं, 2 कटोरी ले लेनी है जैसा आपको फिगर में भी दिखाया गया है. फिल 1 बोल हाफ वे विद द सॉइल एंड द अदर बोल हाफ वे विद द वाटर. तो एक में क्या करो, एक में सॉइल रख दो आधा और एक में आधे में पानी रख दो. ठीक है, एक में सॉइल एक में पानी. Fix a laboratory thermometer in each bowl as shown in this figure. Make sure that the bulb of the thermometer are immersed in the soil and the water and do not touch the bottom of the side of the bowl. ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में हमको क्या लगा देना है, थर्मामीटर लगा देना है. बट व्हाट इज द प्रोसीजर टू पुट थर्मामीटर. जो थर्मामीटर है वो सॉइल के अंदर होना चाहिए, वाटर के अंदर होना चाहिए, बट उसके बॉटम से टच नहीं होना चाहिए या फिर उसके साइड से टच नहीं होना चाहिए. ठीक है, सिर्फ सॉइल में होना चाहिए, वाटर में होना चाहिए. तो इस तरीके से हमको थर्मामीटर रखना है. ठीक है, इस तरीके से हमको थर्मामीटर रखना है, बॉटम पे टच नहीं होने देना है. नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल. फिर आपको क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है सॉइल का, वाटर का, हर एक 5 मिनट में. एंड देन रिकॉर्ड योर डेटा इन द टेबल 7.4. ठीक, समझ में आ रहा है. मान लो टेम्परेचर ऑफ अ सॉइल अभी कितना होगा. टेम्परेचर ऑफ अ सॉइल अभी मान के चलो कि हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड वाटर का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है. फिर कुछ टाइम के बाद जब तेज की धूप निकली तो सॉइल का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू वाटर. ठीक, तो ये वाली एक्टिविटी आप एक बार अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं. एंड देन देखो यहाँ पे वैल्यू कोई एज सच फिक्स तो होगी नहीं. ठीक है, यहाँ पे एज सच वैल्यूज तो कोई फिक्स नहीं होगी, बट आप अपनी तरफ से यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं. लेट्स सपोज कि पहले इसका टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री, यहाँ पे इसको 25 मान लो. ठीक है, या फिर इसको भी 30 ही मान लेते हैं, या फिर दोनों को 25 मान लेते हैं. फिर धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा रेदर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर. ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और उसका ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा सॉइल का. So study the rise of temperature in soil and water. Did the temperature rise by the same amount for both the soil and the water in the same time? क्या सेम टाइम पे दोनों का टेम्परेचर सेम तरीके से बढ़ रहा है? क्या ऐसा था, ये बताइए. एंड इफ नॉट, विच वन गेट हीटेड फास्टर. अगर ऐसा नहीं है तो कौन जल्दी हीट हो गया. फिर हाउ मच वॉज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड द वाटर इन 20 मिनट्स. तो 20 मिनट के बाद, क्योंकि टोटल टाइम वहां पे 20 मिनट का ही दे रखा है, 20 मिनट के बाद सॉइल एंड वाटर का टेम्परेचर हमको बताना है कि कितना हो जाएगा. आफ्टर 25 or 20 minutes we have to identify what is the temperature of soil and the water. So definitely the temperature of the soil is much greater than the temperature of a water. ठीक, क्योंकि जो सॉइल है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है. So after 20 minutes you will find that the temperature of the soil rise more than that of the water and this indicate that soil heated up faster than the water. तो हमने इन दोनों का टेम्परेचर निकाला एंड वी हैव सीन दैट, क्या देख लिया हमने इन दोनों का टेम्परेचर निकालने के बाद, वी हैव सीन दैट कि सॉइल का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है एंड इट इंक्रीज फास्टर देन द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर. ठीक है, वाटर के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर, सॉइल का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है. क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? यस. सो डज द सॉइल ऑल्सो कूल फास्टर देन द वाटर. जिस तरीके से सॉइल इतनी जल्दी हीटअप हो गया, ठीक है, जिस तरीके से सॉइल इतनी जल्दी हीटअप हो गया, तो क्या कह रहे, डज द सॉइल ऑल्सो कूल फास्टर देन द वाटर. यस, अगर सॉइल
वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी हीट हो जाएगा, तो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी वो कूल डाउन भी हो जाएगा. आफ्टर लेटिंग द सॉइल एंड द वाटर गेट हीटेड, ब्रिंग द सेटअप इंडोर एंड लेट इट कूल फॉर द 20 मिनट्स. इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉइल एंड वाटर, क्योंकि देखो 20 मिनट लगा के हमने इसको हीट किया है, ठीक है, 20 मिनट लगा के हमने सॉइल एंड वाटर को हीट किया है. सो अब 20 मिनट दे के हम इसको क्या कर देंगे, कूल डाउन कर देंगे. सो आफ्टर लेटिंग द सॉइल एंड वाटर गेट हीटेड, bring the setup indoor and let it cool for the 20 minutes. So we will observe that ki soil will cooler faster as compared to water. Okay, so you will observe that the soil cool faster than the water just as it get heated faster. जिस तरीके से soil बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, उसी तरीके से वो जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है. ठीक है, तो जो पालदेन ने हमसे बात शेयर की थी कि दैट इन केरला बीच जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वाटर से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड इट इन इवनिंग और एट नाइट वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, कोल्डर देन दी वाटर. सो ये सारी की सारी बातें एकदम करेक्ट है. सो द सॉइल कूल फास्टर देन द वाटर एज इट गेट हीटेड फास्टर. नाउ people living in the coastal area experience an interesting phenomena. तो जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं तो उनको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना से वो वाकिफ है, जैसे कि किसके बारे में हम बात करेंगे, कॉज बाय द हीटिंग एंड द कूलिंग लैंड एंड द वाटर एट द डिफरेंट रेट. ठीक है, वाटर का जो कूलिंग है एंड उसको हम हीटअप की बात अगर हम करें तो उससे, या फिर लैंड जो जल्दी कूल हो जाता है, जल्दी हॉट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सी ब्रीज एंड दी लैंड ब्रीज. इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. सो एज द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर ड्यूरिंग द डे, तो डे के टाइम पे क्या है, लैंड जो है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर. ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके आसपास का जो एयर है वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा. सो इट कॉज warm air above the land to rise and this cause cooler air to move from the sea towards the land. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉइल है वो अब गर्म हो चुका है, तो उसके आसपास का जो एयर होगा वो भी गर्म हो जाएगा. ठीक है, अब वो जब गर्म हो जाएगा तो वो किस साइड मूव करने की कोशिश करेगा, अपर डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगा. नाउ द सॉइल इज मोर हॉटर देन द वाटर, तो जितने भी कूलर एयर है वो कहाँ की तरफ जाएंगे, वो मूव करेंगे वाटर की तरफ, ना कि सॉइल की तरफ, क्योंकि सॉइल इज ऑलरेडी हीटेड अप. ठीक है, एंड दिस कॉज कूलर एयर टू मूव फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड. और फिर यहां से क्या होगा, देखो लैंड की तरफ गर्म हवा है, सारी की सारी ठंडी हवा कहाँ पे चली गई, सी की तरफ चली गई, क्योंकि इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो था. किसके टेम्परेचर से, ये सॉइल के टेम्परेचर से. तो यहाँ पे ठंडी हवा है, अब ठंडी हवा जब यहाँ पे, तो यहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगी, वो मूव करेगी सॉइल की तरफ, है ना, पानी से ठंडी हवा आएगी सॉइल की तरफ. तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम सी टू लैंड. ठीक है, सी से लैंड की तरफ मूव करेगी, तो इसको हम कहते हैं सी ब्रीज. क्या कहते हैं इसको हम, सी ब्रीज कहते हैं. हेंस इन हॉट प्लेसेस सी ब्रीज relieves people from the heat and this is why window of the houses in coastal areas are placed facing the sea. तो इससे क्या होता है कि अब उनको इतने गर्मी में भी थोड़ी ठंडी हवा मिलेगी, है ना, एंड इसीलिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे जो विंडोज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो किस तरफ खुले होते हैं, वो सी की तरफ खुले होते हैं, क्योंकि वहां से दिन के टाइम पे उनको ठंडी हवा मिलेगी. क्लियर है, क्या आपको सी ब्रीज समझ में आया, जहां से सी से ठंडी हवा आएगी सॉइल की तरफ. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एट नाइट. अब हम नाइट के बारे में जरा बात कर ले. द प्रोसेस रिवर्स, नाइट के टाइम पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा. सॉइल इज मोर कूलर देन दी वाटर. तो अब ज्यादा गर्म कौन है, पानी इज हॉटर एट नाइट इफ वी कंपेयर. तो जो एयर होगा वो कहाँ का गर्म होगा, वो पानी का एयर जो है वो गर्म होगा, तो उसके ऊपर गर्म हवा आएगी, एंड जो हमारे पास लैंड है, जो सॉइल है, वहां पे ठंडी हवा होगी. राइट, सो एट नाइट द प्रोसेस रिवर्स इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट. सो देयर इज नो सनलाइट.
Land cools down faster than the water in the sea. As a result, the air above the sea is the warmer. ठीक है, तो जो एयर है कहाँ की, सी की, वो कैसी हो जाएगी, वो अब वार्मर होगी, एंड लैंड की जो एयर है वो अब कोल्डर होगी. ठीक है, सो the sea in the warmer air rises up, cooler air from the land then move toward the sea, creating a land breeze. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लैंड ब्रीज कहते हैं. ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लैंड ब्रीज कहेंगे. Thus people living near the seashore experience that the directions of the winds reverse in day and night. तो जो लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है, जो लोग वहां पे रहते हैं उनको ये पता होगा कि देखो भाई दिन में कहां से कहां हवा जा रही थी और रात में कहां से कहां हवा आएगी. दिन में हवा कहां से कहां आएगी, वाटर से सॉइल की तरफ मूव करेगी, एंड रात में सॉइल से वाटर की तरफ मूव करेगी. ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या ये बात आपको समझ में आई है. नाउ 7.3, ठीक है, 7.3 इज रेडिएशन. सो रेडिएशन हम स्टार्ट कर देते हैं. सो डू यू रिमेंबर व्हेन पेमा एंड पाल्देन वर सिटिंग अराउंड द फायर प्लेस दे फेल्ट वार्म. क्या आपने देखो फर्स्ट पेज पे ही हमने ये देख लिया था कि वो सारे के सारे बैठे हुए हैं एंड वहां पे आग जल रही है क्योंकि बहुत ठंड है. तो हमने ये देखा कि जब वो आग के सामने बैठे हुए थे तब दे फील वेरी कोल्ड, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर उनको बहुत गर्मी लगने लगे, है ना, क्योंकि वो जो हीट है वो क्या हो रहा है, अब उनकी बॉडी में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही हीट उनकी बॉडी में जा सकता है. ओके, सो आई वंडर्ड हाउ हीट फ्रॉम द फायर रीचेस अस, क्योंकि वहां पे तो कोई सोर्स ही नहीं हमको दिख रहा है, देयर इज नो सोर्स. ठीक है, तो वो हीट जो है वो हम तक कैसे आ रही है, वो हीट जो है वो हम तक कैसे आ रही है. सो देयर ग्रैंडमदर टेल्स देम दैट द हीट ट्रांसफर इन द केस टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द फायर. तो हीट हमको कैसे मिल रही है, डायरेक्टली हमको आग से मिल रही है. जैसे सन की रोशनी है, उसकी जो हीट है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वहां से एक मेटल आ रहा है, हमने उसको टच किया हुआ है एंड देन वी फील हॉट, नहीं. तो वो क्या होता है कि वहां से डायरेक्टली वो हमारे ऊपर जो उसकी रेज है, जो हीट है वो हमारे ऊपर आ रही है, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशन, जहां पे एज सच कोई मीडियम नहीं होता है. ठीक, सो प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द फायर टू अस बाय प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, तो इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं. The heat of the sun reaches us through this process and heat transfer by radiation does not require any medium. तो रेडिएशन करने के लिए we do not require any type of medium. समझ में आया, रेडिएशन करने के लिए हमें किसी भी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. All object radiate heat, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करते हैं. You might have observed that a hot until kept away from the flame cools down after some time. What is the reason for it? The hot utensils cool down by radiating heat to its surrounding. अब देखो जैसे कि खाना बना रहे है ना, खाना बना रहे तो वो जो यूटेंसिल है वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, बट जैसे ही हमने उसको हीट से अलग किया, हटा दिया, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो जो हीट है, वो जो यूटेंसिल्स अभी गर्म था वो गर्म नहीं है. ठीक है, तो वो हीट कहाँ चला गया, वो सारा का सारा हीट हमारा एनवायरमेंट में चला गया एंड यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है. यानी कि जो हमारा यूटेंसिल्स है वो नेचर के कंपैरेटिवली, नेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर बना लेगा. तभी तो आपने देखा कि ठंडी में जो बर्तन होते हैं वो और ज़्यादा ठंडे लगते हैं और गर्मी में जो बर्तन होते हैं वो ठीक है, नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर के बराबर होते हैं. तो ये क्यों होता है, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप को रूम के हिसाब से बैलेंस करती है, रूम के अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से क्या करती है, खुद को बैलेंस करती है. ओके, समझ में आया रेडिएशन क्या है. रेडिएशन के लिए एज सच वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ मीडियम. नाउ dive deeper. Okay, so why it is more comfortable to wear white or light colored cloth during the summer and the dark colored cloth during the winter? Yes, ये चीज तो आपने सुनी होगी कि सर्दियों में हमें ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए. क्यों, क्योंकि वो लाइट को, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है एंड एट दैट टाइम वी नीड हीट, हमें हीट की रिक्वायरमेंट है.
और जो लाइट कलर्स होते हैं दे रेडिएट हीट, वो हीट को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो इसीलिए समर के टाइम पे वी शुड वियर लाइट कलर एंड वाइट कलर clothes. So light color clothes reflect most of the heat that falls on them. तो जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट को अपने से भगाते हैं, रेडिएट कर देते हैं। एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम ड्यूरिंग द समर। तो डार्क सरफेस ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्व मोर हीट। तो जो डार्क कलर होंगे वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर। सो दिस इज द रीजन कि हमें कब डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए और हमें कब लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो अब यहां से वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहां से अभी हम रेडिएशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो यहां से बाकी का रेडिएशन वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड इन नेक्स्ट क्लास ओनली वी विल कवर दिस चैप्टर, ठीक है। तो एनसीईआरटी पूरी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। क्या इतनी चीजें आपको मेरी समझ में आई हैं? डेफिनेटली आ गई होंगी। सो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।